नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, और हम अध्ययन कर रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और इस वीडियो में हम जानेंगे गुटनिरपेक्षता की आलोचना, उसकी उपलब्धियां एवं प्रासंगिकता के बारे में। जब से गुटनिरपेक्षता की उत्पत्ति हुई तभी से इसकी कड़ी आलोचना होती रही है। गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है कि आलोचक ये मानकर चलते हैं कि गुटनिरपेक्षता एक अवास्तविक तथा आदर्शवादी नीति है। नॉन अलाइनमेंट इज एन अनरियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। गुटनिरपेक्षता के आलोचकों, विशेषतया पश्चिमी तथा अमेरिकी आलोचकों ने गुटनिरपेक्षता को आदर्शात्मक तथा स्वप्नदर्शी सिद्धांत माना और इसका खंडन किया, क्योंकि इसे परिचालित नहीं किया जा सकता, इसको एक्शन में नहीं लाया जा सकता। आलोचक ये तर्क देते हैं कि राजनीतिक गुटबंदी अंतर्राष्ट्रीय जीवन का सिद्धांत रही है और यह युद्धोत्तर काल के बाद भी एक वैध सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता एक आदर्शवादी सिद्धांत है जिसे सैद्धांतिक रूप में तो माना जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये प्रभावशाली नहीं हो सकती। इसके अलावा यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि गुटनिरपेक्षता मित्रविहीनता का कारण बनती है। नॉन अलाइनमेंट इज ए सोर्स ऑफ फ्रेंडलेसनेस। आलोचक ये मानते हैं कि विदेशी संबंधों में गुटनिरपेक्षता के कारण वफादार तथा सच्चे मित्र कम मिल पाते हैं। वे भारत का उदाहरण देते हैं। अमेरिका की विदेश नीति को शीत युद्ध तथा संधियों की नीति मानकर भारत द्वारा की गई कड़ी आलोचना के कारण तथा कोरिया तथा वियतनाम समस्या में इसके निर्णयों के कारण इसे अमेरिका की वास्तविक तथा शक्तिशाली मित्रता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसी तरह भारत का साम्यवाद के प्रति भय और इसके द्वारा भूतपूर्व सोवियत संघ की कुछ नीतियों की आलोचना से सोवियत संघ के साथ गहरी मित्रता के रास्ते में रुकावट खड़ी हो गई थी। इसलिए आलोचकों ने यह माना कि अपनी गुटनिरपेक्षता के कारण भारत दोनों उच्च शक्तियों की मित्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1962 में चीन के आक्रमण के समय यह असफलता बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस संकटकालीन परिस्थिति में भारत सोवियत संघ से ऐच्छिक समर्थन हासिल नहीं कर सका। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन भी इसे बहुत सीमित सहायता ही दे पाए। यह सहायता भी अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन के व्यक्तिगत विचारों के कारण अधिक थी और भारत के साथ अमेरिका और ब्रिटेन की मित्रता के कारण कम। यहाँ तक कि बांग्लादेश संकट के समय भी भारत को सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि करनी पड़ी ताकि वह अपनी नीतियों के लिए विश्वस्त तथा निश्चित समर्थन प्राप्त कर सके। इसलिए आलोचक गुटनिरपेक्षता के स्थान पर गुटबंदी के पक्ष में समर्थन करते हैं। उनका विचार रहा कि कुछ राष्ट्रों के साथ वास्तविक, गहरी और विश्वसनीय मित्रता का होना सभी के साथ सामान्य और औपचारिक मित्रता तथा किसी के साथ वास्तविक मित्रता न होने से अच्छा है। इसके अलावा इसकी यह कहकर भी आलोचना की गई कि यह अकर्मण्यता, तुष्टीकरण और दुर्बलता का सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता के कारण नए राज्य दृढ़ नीति अपनाने से बचते फिरे और मध्यम मार्गी निर्णय लेकर साफ बच निकलते हैं। इसी कारण भारत जैसे देश अफगानिस्तान संकट में कोई ठोस कदम उठाने से बचते रहे। इस तरह से आलोचकों का विचार है कि गुटनिरपेक्षता अकर्मण्यता और निष्क्रियता का सिद्धांत है। इसके अलावा आलोचक ये भी कहते रहे कि गुटनिरपेक्षता की नीति वास्तव में दोहरी गुटबंदी की नीति है। वे यहाँ तक कह देते हैं कि इसके द्वारा नए राष्ट्र पश्चिमी तथा साम्यवादी देशों से सहायता लेने के लिए दोहरे मापदंड अपनाने का प्रयत्न करते रहे। आलोचकों के अनुसार तटस्थता का दृष्टिकोण किसी राजनीतिक नैतिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत शिकायतों तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है। और गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अब गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत तर्कसंगत नहीं लगता।
चाहे नए राज्यों द्वारा दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध तथा शक्ति आधारित राजनीति के युग में इस सिद्धांत को अपनाना उचित था, लेकिन अब परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में गुटनिरपेक्षता की नीति को बनाए रखना उनके लिए उपयुक्त नहीं है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के विघटन तथा साम्यवादी गुट के अंत के कारण जिन परिस्थितियों ने गुटनिरपेक्षता को जन्म दिया था वो अब समाप्त हो गई है। इस तरह गुटनिरपेक्षता के बने रहने का अब कोई उपयुक्तता नहीं है, क्योंकि अब यह लाभदायक या संगत सिद्धांत नहीं रहा। आज की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अब गुटनिरपेक्षता की मांग नहीं है। इन सभी आधारों पर आलोचक गुटनिरपेक्षता का खंडन करते हैं। उनके अनुसार इस नीति ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को बहुत कम लाभ पहुंचाए। गुटनिरपेक्षता की आलोचनाओं से आगे है गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां, जिनमें सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर दोनों ही गुटों द्वारा अविश्वास किया गया, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों ही गुटों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया और उन्होंने इस नीति और इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता की यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए और या उनकी तीव्रता कम हुई या उनका समाधान हो गया, और विशेषतः तीसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ा, जिसकी संभावना के बारे में 1950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ये दावा कर सकते हैं और उनका ये दावा गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योग दिया। उन्होंने शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोका। शीत युद्ध को दितांत की स्थिति में लाने का श्रेय भी बहुत हद तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे विश्व को दो ध्रुवों में विभक्त होने से रोक लिया। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति में भी गुटनिरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके माध्यम से विश्व समाज के लिए एक उन्मुक्त वातावरण का निर्माण हुआ और गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण ही गुटनिरपेक्ष देश अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान विकसित कर पाए। उन्होंने अमेरिकी और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपने राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। जिस तरह से भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप परिवर्तित करने में, रूपांतरित करने में गुटनिरपेक्षता की नीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। अपनी संख्या के कारण, दूसरा शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया, जिसमें सभी सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व कम किया, जिसकी सदस्यता सीमित और असमानता पर आधारित है। हालांकि उसकी मूल संकल्पना विश्व संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई थी। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद को रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता हासिल हुई। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग के लिए एक संयुक्त मोर्चा है। ये तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है। दक्षिण दक्षिण संवाद का आह्वान निर्गुट राष्ट्रों के मन से ही हुआ और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ।
लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं के संदर्भ में ही विचार विनिमय किया जाएगा। अल्जीरियस आह्वान के आधार पर ही 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6ठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों की हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना था। हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से जोड़ देते हैं। इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियां और मुद्दे बदलते रहते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन भले ही अप्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना, जो अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों को इस बात के लिए तैयार करे कि वे अपना इन्वेस्टमेंट विकासशील और अविकसित देशों में करें ताकि वहां विकास हो सके, नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करे और संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सके और उनके वीटो परिषद की सदस्यता में पर्याप्त प्रयोग की जा सके और महासभा को और अधिकार दिए जा सके। इस तरह से भले ही सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन बहुत से मुद्दे आज भी ऐसे बने हुए हैं जो इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखे हुए हैं। आज हम मुद्दे लेते हैं जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद है। विश्व में गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष, जैसे मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान, शरणार्थी समस्या, एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति, आतंकवाद का मुद्दा, नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति, ऋण जाल यानी ट्रैप्ट की राजनीति, साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मूलतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध मुख्यतः 5D से रहा है। पहला है डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण, विकास यानी डेवलपमेंट, डिटेंट यानी तनाव शैथिल्य, डिज़ार्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण और डेमोक्रेटाइजेशन यानी लोकतंत्रीकरण। लेकिन यह भी सही है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एकमत उद्देश्य का अभाव दिखाई दे रहा है। इसमें शामिल देश आपस में गुटबंदी कर रहे हैं। गुटनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गुट भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जा रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान की समस्याओं को लेकर भी बहुत गंभीर प्रयास नहीं कर रहा और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर इस समूह का कोई सामूहिक एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसकी स्थापना के समय की भांति ही वर्तमान में भी अपने उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति को भी रोकना होगा, तभी इसकी वर्तमान प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो ये था
गुटनिरपेक्ष आंदोलन। मुझे विश्वास है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।